वेलकम स्टूडेंट अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो वीडियोस भी जाके देख लेना, ठीक है। वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इस वीडियो का भी। जो पार्ट 1 है जॉब इवैल्यूएशन का वो भी देख लेना, वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे व्हाट आर दी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। लेकिन मैं वही जो रोज़ कहती हूँ, स्टार्ट करने से पहले अपनी वीडियो आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंड मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन मेथड्स की। तो इसके अंदर दो तरीके के मेथड्स आते हैं, एक होते हैं एनालिटिकल, एक होते हैं नॉन एनालिटिकल, ठीक है। वो फिर फर्दर डिवाइड है। जो एनालिटिकल है उसके अंदर दो सब पार्ट्स हैं, फैक्टर कंपैरिजन मेथड्स एंड पॉइंट रैंकिंग मेथड। और जो नॉन एनालिटिकल होते हैं वो होते हैं रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। तो ये चार होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल क्या होते हैं। बेसिकली एनालिटिकल क्या है, देखिए एनालिटिकल के अंदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, फिर हम कोई डिसीजन बनाते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल स्किल क्या आती है, जब हम क्या करें, जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, देन हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड मेक डिसीजन। तो बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कलेक्ट एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्व एंड मेक डिसीजंस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एनालिटिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई स्टडी कर रहा है, ठीक है, और कोई एग्जामिन कर रहा है किसी चीज़ के पार्ट को, ठीक है, किसी चीज़ के पार्ट को या स्मॉल पार्ट को, किसी बहुत मतलब बड़ा कोई स्टडी है, बहुत बड़े मटेरियल की स्टडी है, उसके एक स्मॉल पार्ट है, उसको कोई स्टडी कर रहा है। तो हम उसको अगर डिसीजन लेना है तो हम क्या करेंगे, एनालिटिकल पावर का यूज़ करेंगे। मतलब उस छोटी सी स्टडी को हम कैसे निकाल पाएंगे, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन में से छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, उसको हम निकाल पाएंगे एनालिटिकल पावर से, ठीक है। वही हम देख सकते हैं कि उसका अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को लेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल होगी। बेसिकली एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन में से एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को निकालना, वो हमारी एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम बात करते हैं कि नॉन एनालिटिकल क्या होता है, ठीक है। अब नॉन एनालिटिकल क्या होगा, जब आप लोग एनालिटिकल समझ गए हैं तो नॉन एनालिटिकल क्या होता है, जो एनालिटिकल नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा इसका मीनिंग। और नॉन एनालिटिकल बेसिकली बस वही जो एनालिटिकल स्किल्स का जिसके अंदर हम यूज़ ना करें ज़्यादा, ठीक है, जिसके अंदर हम सिंपली कंपैरिजन करके एक चीज़ का दूसरी चीज़ से हम सिंपली निकाल देते हैं रिजल्ट, तो उसको नॉन एनालिटिकल स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट है रैंकिंग मेथड, देन है जॉब ग्रेडिंग मेथड, और एनालिटिकल के अंदर है फैक्टर कंपेरिजन मेथड एंड पॉइंट रैंकिंग मेथड। अब आप जैसे कि इनके सब पार्ट से आप समझ रहे होंगे। देखिए अगर आपको फैक्टर कंपेरिजन करने हैं तो आपको उसका प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा जॉब का, तभी जो उसका हर फैक्टर है उसका एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जो रैंकिंग मेथड है उसमें हम ये देख के रैंक दे सकते हैं जॉब को कि इसके अंदर जो काम है वो कैसा हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम रैंक दे सकते हैं, उसमें स्किल कौन कौन सी चाहिए, तो उसमें हम कंपेयर करते हैं और इसके अंदर हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं जो एनालिटिकल होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नॉन एनालिटिकल मेथड, तो ये है जो रैंकिंग मेथड होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉब इवैल्यूएशन मेथड. The method involves ranking each job relative to all other job, usually based on some overall factor like job difficulty. Each job as a whole is compared with other, and this comparison of job goes on until all the job have been evaluated and ranked. मतलब क्या है, रैंक देना। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि रैंकिंग क्या करना होता है, कि हम किस चीज़ की रैंक देते हैं, कि इसकी ये रैंक आई है, इसकी ये रैंक आई है, किस चीज़ के बेस पे देते हैं। स्टूडेंट्स की जो रैंक आती है इसकी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, उनके मार्क्स के बेस पे आती है, जिसके ज़्यादा है उसकी ज़्यादा रैंक है, जिसकी कम है उसकी कम रैंक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हर जॉब को रैंक देते हैं, ठीक है, रिलेटिव टू ऑल अदर जॉब, की दूसरी जॉब की रैंक क्या होगी इस जॉब के मुकाबले। मतलब कोई एग्जीक्यूटिव है या कोई क्लर्क है तो हमने रैंक दी कि जो 1 रैंक पे आएगा वो एग्जीक्यूटिव आएगा,
रैंक 4th पे आएगा कलर। तो हमने किस बेस पे दिया है, हमने बेस पे दिया है कंपैरिजन के बेस पे, ठीक है, कि किसके अंदर ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, किसके अंदर ज़्यादा आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, किसके अंदर कम आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन फैक्टर को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी जॉब को किस रैंक पे रखा जाएगा। तो इस मेथड के अंदर हम बेसिकली रैंकिंग देते हैं जॉब को, एक जॉब का दूसरी जॉब से कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रैंकिंग देते हैं। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस क्या है। देखो एडवांटेज क्या है इसकी, कि एक तो ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ है, आप इजीली दे सकते हैं रैंक चीज़ को, ठीक है, देखने के बाद। जिसके अंदर ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर कम है वो, जिसके अंदर ज़्यादा है वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, जिसके अंदर कम है वो सेकंड पे आएगी, जिसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा हुआ है वो फर्स्ट पे आएगी, जिसमें एक्सपीरियंस कम मांगा हुआ है वो सेकंड पे आएगी। और जो इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है इसकी, हाँ एक तो सॉरी एडवांटेज क्या क्या थी इसकी, इट इज़ इजी टू कंपेयर जॉब परफॉर्मेंस एंड इट सेव्स मनी एंड टाइम। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, एक तो ये जो प्रैक्टिकली हम कंपेयर करें हर एम्प्लॉय को, ठीक है, ईच ऑफ द एम्प्लॉय को हम अगर कंपेयर करें दूसरे से, तो लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ईजी नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उसके लिए मेथड यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट जी, नेक्स्ट क्या है, जो अब रैंकिंग के बेस पे हम क्या करते हैं, हम पेमेंट डिसाइड करते हैं कि किसकी कितनी सैलरी होगी या किसकी कितनी इनकम होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो मेथड है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्टिव होता है ये नेचर में, ठीक है, इसके अंदर जो माइंड होता है ना, जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ज़्यादा लगा होता है। लेकिन अगर सोचो इतने सारे एम्प्लॉयज़ अगर उनका मतलब उन्होंने गड़बड़ कर दी किसी को रैंक देने में या किसी भी चीज़ के फैक्टर को अच्छे से एनालाइज करने में गड़बड़ कर दी, तो सब कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये वैसे ये बहुत अच्छा है अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए मेथड, ठीक है। तो ये तो था रैंकिंग मेथड, इसमें हम रैंक देते हैं और उसके बेस पे फिर हम पेमेंट स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जॉब ग्रेडिंग मेथड, इसको क्लासिफिकेशन मेथड भी बोलता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम जॉब को क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसमें हम रैंक दे रहे थे जैसे एक हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल या लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल, इस तरीके से रैंक देते हैं 1 2 3 किस रैंक पे है। और क्लासिफिकेशन के अंदर क्या हम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सेपरेट क्लासेज में। किस तरीके से, जैसे ये ऑफिसर है, दैट इज़ क्लैरिकल, दैट इज़ मैनेजरियल, दैट इज़ पर्सनल। तो इस तरीके की क्लासेज हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं क्लासिफिकेशन मेथड के अंदर। तो क्लासिफिकेशन मेथड क्या होता है, इट इज़ नोन एज जॉब क्लास, जो जॉब ग्रेडिंग मेथड है इसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं जॉब्स को। इस मेथड के अंदर द जॉब ग्रेड्स और क्लासेस आर प्री डिटरमाइंड एंड देन ईच जॉब इज असाइंड टू दीज एंड इज इवेल्युएटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। हियर द नंबर ऑफ ग्रेड्स एंड द सैलरी पर्टिकुलर फॉर ईच ग्रेड आर वर्कड आउट फर्स्ट। द ग्रेड्स आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ नॉलेज, स्किल एंड सो ऑन। देन द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एलोकेटेड टू दिस ग्रेड एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड ग्रेड्स आइडेंटिफाइड। तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि हम जो जॉब है उनको क्लास में अलग अलग क्लास में कैसे डालते हैं, किस किस चीज़ के बेस पे स्किल क्या उनके अंदर यूज़ हो रही है, नॉलेज कैसी यूज़ हो रही है, इन चीज़ों के ऊपर। जैसे एग्जीक्यूटिव है, इसको हम किस में डाल देंगे, एग्जीक्यूटिव्स के जो क्लास है उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, उसके अंदर मैनेजर आ जाएंगे, हमारे डिप्टी ऑफिस मैनेजर आ जाएंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर होगी एक कैटेगरी, उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, उसके अंदर परचेजिंग असिस्टेंट आ जाएंगे, कैशियर आ जाएंगे, रिसिप्ट क्लर्क आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्लास, वो है सेमी स्किल्ड वर्कर्स की, उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, मशीन ऑपरेटर आ गए, स्विच बोर्ड ऑपरेटर आ गए, ठीक है, लेबर आ गई। नेक्स्ट है फोर्थ, ये भी सेमी स्किल्ड वर्कर्स के, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, फाइल क्लर्क आ गए, ऑफिस बॉयज़ आ गए, दफ्तरीज आ गए, एक्सेट्रा। तो ये हमने क्लासेस डिवाइड कर दी और उसके अंदर इस तरीके से क्या आ जाएंगे, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग जॉब के लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड भी मतलब जो इसको अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, इसकी अगर हम कंपैरिजन करें जो पहला हमने मेथड पढ़ा रैंकिंग मेथड, तो उससे ये बहुत ज़्यादा जॉब क्लासिफिकेशन मेथड क्या है, ये लेस सब्जेक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर तो माइंड मतलब उसके अंदर तो जो देखो सब्जेक्टिव क्या होता है कि जिसमें ह्यूमन माइंड यूज हो रहा हो, ठीक है। तो ये लेस सब्जेक्टिव है क्योंकि हम इसके अंदर तो क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्लासीफाई तो कर रहे हैं ना ओनली जॉब्स को। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम फैक्टर का एनालाइज करने के बाद हम उसको रैंक दे रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम ओनली क्लासीफाई कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस के अंदर डाल रहे हैं, तो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है और ये आसानी से समझ लेते हैं।
अब कोई कहेगा कि स्किल्ड लेबर है, तो स्किल्ड लेबर के अंदर हम आराम से समझ लेंगे कैशियर आएगा, रिसिप्ट आएंगे, क्लर्क आएंगे, ठीक है। तो उनकी जो उनकी पेमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, ठीक है। स्किल्ड लेबर है, जो सेमी स्किल्ड है वो हम ईजिली समझ जाएंगे, तो आसानी से समझ लेते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो एक और इसका मेथड पॉइंट है कि जो सभी फैक्टर है, ठीक है, जो जॉब के अंदर होते हैं उन सबको लेता है, ठीक है। जब इसको हम एनालाइज करते हैं तो सभी फैक्टर्स को लेता है जितने भी एक जॉब के होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और इसके अंदर सभी के सभी जो भी फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड्स की, जो कि है एनालिटिकल मेथड। इसके अंदर फर्स्ट आता है, अब एनालिटिकल मैंने आपको समझा दी थी क्या होती है, जिसके अंदर हम अच्छे से एनालाइज करें चीज़ों को, ठीक है, समझे। तो इसमें फैक्टर कंपैरिजन मेथड है, ये ज़्यादा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है जॉब इवैल्यूएशन का, इज द फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है, ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। नेक्स्ट, फैक्टर कंपैरिजन ब्रेक्स डाउन ए जॉब इनटू ए स्मॉलर नंबर ऑफ की फैक्टर्स सच एज स्किल्स, एफर्ट्स, नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द नेक्स्ट स्टेज इज टू आइडेंटिफाई बेंचमार्क जॉब्स which are well known position that retain consistency across different companies and organization. Each job is then assigned a salary which is further broken down for each factor. अच्छा, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, हर जॉब के जो फैक्टर है ना उसकी कंपैरिजन करते हैं। मतलब इसके अंदर हम एक जॉब को स्मॉलर नंबर ऑफ की फैक्टर्स के अंदर तोड़ देते हैं। जैसे कि देखो, क्लर्क है, उसके लिए आपको क्या स्किल्स चाहिएगी, क्या आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सभी स्किल्स को एक स्टैंडर्ड जॉब ले लेते हैं हम, ठीक है। जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर वो जो जॉब है उससे हम फिर कंपेरिजन करते हैं कि क्या क्या स्किल है, क्या क्या फिट, क्या क्या नॉलेज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी है, और उसके बाद उस स्टैंडर्ड जॉब से हम कंपेयर करते हैं कि ये स्किल्स चाहिए होनी चाहिए। मतलब देखो, एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। अब देखो, एक कलर की जॉब है, ठीक है, तो एक कंपनी के अंदर जो कलर की जॉब है वो बहुत अच्छी चल रही है, तो हम उसको स्टैंडर्ड जॉब मान लेंगे, ठीक है, वो हमारी जैसी कंपनी है। या फिर किसी भी कंपनी की जो कलर की जॉब है बहुत अच्छी चल रही है, तो जो भी अच्छी जो चल रही है उसके अंदर जो जॉब्स, तो उसके अंदर हम उसको स्टैंडर्ड जॉब मान लेंगे। और फिर हम उसमें देखेंगे कि वहाँ के जो पर्सनस हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के एम्प्लॉय के पास क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या उनके पास स्किल्स है, क्या क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, तो उनको लेके फिर हम अपनी कंपनी के अंदर उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि ये स्किल्स होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और ये सैलरी देंगे पर उसको, ठीक है। तो ये होता है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट रैंकिंग मेथड की। तो पॉइंट रैंकिंग मेथड क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एनालिटिकल क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ जॉब। पॉइंट रेटिंग प्लेन्स डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट कॉमन टू द जॉब्स बीइंग इवैल्यूएटेड, डिफाइन डिग्री ऑफ ईच एलिमेंट एंड एलोकेट पॉइंट वैल्यू टू ईच डिग्री। द अप्रोच ब्रेक डाउन जॉब इनटू कंपनसेबल फैक्टर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ए जॉब एनालिसिस। पॉइंट्स आर असाइंड टू द फैक्टर एंड पे स्ट्रक्चर इज स्टैब्लिश्ड फॉर पॉइंट रेटिंग। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हम क्या करते हैं, हम एक जॉब के अंदर जो जो फैक्टर्स चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, जो कुछ भी एक जॉब के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, अब हम उन फैक्टर्स को पॉइंट देंगे, ठीक है, कि कौन सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको कितने पॉइंट मिलने हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कितने मिलने हैं, जिसके बिना काम चल जाएगा, ठीक है, उसको कितने हमें फैक्टर देने हैं, कितने पॉइंट देने हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस के हिसाब से फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस के हिसाब से फैक्टर को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उस जॉब का, ठीक है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि किस पॉइंट के किसको हमें कितने पॉइंट देने हैं, ठीक है, फैक्टर को। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम पहले रखेंगे, उसके बाद दूसरा फैक्टर, उसके बाद तीसरा, मतलब इस तरीके से। और उसके बाद उन सब फैक्टर्स को हम समाप्त करके क्या करते हैं, जो वेज रेट है जॉब का उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो वेज स्ट्रक्चर है। इसका कुछ प्रोसीजर होता है। देखो, सबसे पहले की जॉब्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो फैक्टर कॉमन है टू ऑल द आइडेंटिफाइड जॉब्स सच एज स्किल, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ईच मेजर फैक्टर को नंबर ऑफ सब फैक्टर में डिवाइड करेंगे और फिर सब फैक्टर को डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे क्लियरली इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रेफरेबली अलोंग अ स्केल। मतलब क्या है कि हम देखो, सबसे पहले जॉब लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम जो आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन जो फैक्टर्स है जो सब जॉब के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हर जो फैक्टर होगा मेजर उसको डिवाइड करेंगे सब फैक्टर के अंदर, और उसके बाद हम उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको पॉइंट देंगे कि कौन सा फैक्टर, ये वाला फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप मैनेजर हैं तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको नंबर 1 पे रखेंगे। अगर आप को एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए तो एक्सपीरियंस को आप नंबर 1 पे रखेंगे, ठीक है। तो कुछ हर जॉब के अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो ये होता है हमारा पॉइंट रैंकिंग मेथड, ठीक है।
ये बहुत अच्छा मेथड होता है जॉब को इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि ये सभी की फैक्टर्स को देखता है, ठीक है, और उसके सब फैक्टर्स को भी देखता है, ठीक है। तो पॉइंट वैल्यूज आर असाइंड ऑल फैक्टर इन ए सिस्टमैटिक वे, एलिमिनेटिंग बियास एट एवरी स्टेज, ठीक है। इट इज रिलेबल बिकॉज रेटर्स यूजिंग सिमिलर क्राइटेरिया वुड गेट मोर और लेस सिमिलर आंसर। तो ये बहुत अच्छा होता है वैसे, लेकिन क्या होता है कि इसकी कुछ नेगेटिव साइड भी है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जॉब्स के लिए फैक्टर्स एंड सब फैक्टर्स को डिसाइड करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स देना उनको, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। मतलब हर एक जॉब के लिए आप पहले की फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनके सब फैक्टर्स निकालेंगे, देन आप वेज रेट डिसाइड करेंगे, फिर आप डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग वेज रेट डिसाइड करेंगे, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो की जो क्राइटेरिया मस्ट बी केयरफुली एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड, डिग्री ऑफ फैक्टर हैव टू बी एग्रीड अपॉन इन टर्म दैट मीन दी सेम टू ऑल द रेट, द वेट ऑफ ईच क्राइटेरियन हैज़ टू बी स्टेब्लिश्ड एंड पॉइंट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसके इसलिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए स्पेशली। तो ये था हमारा पॉइंट रैंकिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ये थे पहले नॉन एनालिटिकल पढ़े हमने। ये बहुत इजी टर्म में आप इनको समझो, ज़्यादा बुक इस डेफिनेशन पे ध्यान मत देना, आप इजी टर्म में समझो कि रैंक हम जैसे देते हैं कि इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 2 है, वो किस बेस पे देते हैं, इसी तरह हम जॉब्स में देते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमने रैंकिंग मेथड पढ़ा, जॉब ग्रेडिंग मेथड पढ़ा, नेक्स्ट हमने फैक्टर कंपैरिजन मेथड पढ़ा है, पॉइंट रैंकिंग मेथड पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड जॉब एडवांटेजेस के लिए। एडवांटेजेस क्या है जॉब इवैल्यूएशन की, बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, साउंड वेज पॉलिसी। अगर आपको एक अच्छी पॉलिसी बनानी है तो आपको जॉब का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक अच्छी पॉलिसी के लिए इट इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू इवेल्युएशन ऑफ जॉब, ठीक है। तो इवेल्युएशन ऑफ जॉब बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है उस पर अगर आपको बेटर कंट्रोल करना है तो इसके लिए भी आपको इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अब जैसे इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है, इवेल्युएशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस वर्कर को हमें कितनी सैलरी देनी है, ना आप उसको ज़्यादा दोगे ना आप उसको कम दोगे, तो इस तरीके से क्या होगा, आप बेटर कंट्रोल कर पाएंगे लेबर कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट है प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, इससे आपको ये भी बेनिफिट होगा कि प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर प्लेस पे एट प्रॉपर टाइम पे आप रख पाओगे, क्योंकि अगर जो प्रॉपर पर्सन है वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से इवेल्युएशन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर जरूरी है। जैसे कि हमने जॉब क्लासिफिकेशन के मेथड के अंदर हमने क्या किया था, क्लासेस में डिवाइड कर लिए थे, ठीक है, लेबर्स को। तो उसके अंदर फिर हमें क्या फ़ायदा हो गया, जैसे सेमी स्किल्ड है तो हम उसमें लिख लेते हैं भाई कि इसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, इसको मशीनों का ज्ञान होना चाहिए, इसको कंप्यूटर आना चाहिए, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्पीक भी अच्छी करता है, उसको समझ आनी चाहिए। तो ये हमने क्राइटेरिया सेट कर लिए हैं एक जॉब के लिए। तो अब हम इस क्राइटेरिया को देख के अब हम डिसाइड करेंगे कि किसको हमें जॉब पे रखना है, किसको नहीं रखना। तो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल के लिए भी जॉब इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन जॉब एंड सैलरी फिक्सेशन, ये होता है इसलिए कि हम जॉब और सैलरी फिक्सेशन को डिफाइन कर सके, ठीक है, प्रॉपर जो गुड सैलरी है और प्रॉपर हम सैलरी दे सके प्रॉपर काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंप्रूव्स लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, अगर आप किसी को अच्छी सैलरी देंगे तो आपके रिलेशन ऑब्वियसली अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आप टाइमली सैलरी देंगे, आप वो जितना काम कर रहा है उतनी उसको सैलरी देंगे तो वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करेगा और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो लेबर और मैनेजमेंट रिलेशन को भी ये इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हेल्पफुल इन वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पढ़ा चुकी हूँ सारा कुछ पीछे। नेक्स्ट बेसिस फॉर फेयर पे पॉलिसी, फेयर पे पॉलिसी मतलब ऐसा नहीं है कि जो दो पर्सन है, पर्सन ए है और पर्सन बी है, दोनों कलर के है और दोनों की जो सैलरी है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। जो एक पोजीशन पे है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी सैलरी भी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। जो बेसिक पे की बात कर रही हूँ मैं सैलरी की, ठीक है, वो दोनों की एक जैसी होनी चाहिए जो दोनों एक पोजीशन पे है। तो अगर उसके अंदर ज़्यादा बायसनेस होगी तो इससे क्या लगेगी, उन्हें लगेगा कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है। सो पार्शियलिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों की सैलरी को इक्वल रखना है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेटर बनाने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस, क्या क्या है, साउंड वेज पॉलिसी, बेटर कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल, हेल्पफुल इन जॉब एंड सैलरी फिक्सेशन, इंप्रूव्स लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, helpful in wages and salary administration, basis for fair pay policy, facilitates better financial management।
नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है जॉब इवैल्यूएशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि भाई टाइम तो लगता है। देखो आप जो इवैल्यूएट करोगे कोई भी मेथड आप उठा लो तो इस चीज़ में टाइम तो बहुत लगता है आपको, लेकिन जो वो टाइम है वो उसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हर चीज़ की एक नेगेटिव साइड भी होती है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव साइड एक तो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है पर्सनल बायसनेस। पर्सनल बायसनेस कैसे, मतलब कि इसमें जो सब्जेक्टिव नेचर के हैं ना बहुत सारे जो मेथड्स हैं इसके, तो उसके अंदर जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसके अंदर थोड़ी सी बायसनेस ला दे, जो भी प्रोसीजर है तो वो सब क्या हो जाएगा, फिर वो उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर आप चीज़ को बीच में आप उसके छेड़खानी कर देते हो, जो रियल चीज़ है उसको आप अलग, मतलब आपका कुछ और है, मतलब चीज़ ओरिजिनल कुछ और है और जो आप उसके अंदर लिख रहे हो वो कुछ और है, ठीक है। ये इसको बायसनेस बोलते हैं कि छेड़खानी करना चीज़ों के साथ, जो रियल है उसको रियल ना लिखना। तो इससे क्या हो सकता है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, फिर आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकती है, ठीक है। फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा। नेक्स्ट है नॉन साइंटिफिक नेचर। मतलब ये क्या है, ये एक साइंटिफिक नहीं है, मतलब नेचर में बहुत ज़्यादा, इसको हम बोल सकते हैं ये साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों का मिक्सचर है इसके अंदर, लेकिन ये एक साइंटिफिक इन नेचर नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक के अंदर हम ओनली एविडेंस के बेस पे पूरा हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। हम अजम्पशंस लगाते हैं, देन एविडेंस फिर हम प्रूव करते हैं कि ये सही है नहीं है। तो इस तरीके का इसके अंदर नहीं है, तो ये नॉन साइंटिफिक नेचर भी है। नेक्स्ट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। इसमें बहुत सारे हमें कमेटी बनानी पड़ती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हमें इंक्लूड करना पड़ता है, वो सब फिर मेहनत करते हैं, तो इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इनएफिशिएंसी ऑफ जॉब एनालिस्ट। मतलब जो जॉब एनालिस्ट है, जो एनालाइज कर रहा है, अगर वही एफिशिएंट नहीं है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गलत करेगा और इससे हमारा जो पूरा जो इवेल्युएशन का प्रोसेस है वो सब कुछ खराब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इन नेचर। समटाइम्स इसमें भी अनरियलिस्टिक इन नेचर, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस थी, बहुत ईजी है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर जो नहीं आई है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एक बार देख ले डिसएडवांटेजेस क्या क्या थी। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, पर्सनल बायसनेस, नॉन साइंटिफिक इन नेचर, इन्वॉल्व्स लोड्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इनएफिशिएंसी ऑफ जॉब एनालिस्ट और अनरियलिस्टिक। तो अगर आपको समझ में नहीं आई है चीज़ें तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है और अगर कोई इनकन्वीनियंस हुई हो ये वीडियो के बीच में तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना आपकी कई बार कुछ नॉइस वगैरह आ जाती है वीडियो के अंदर, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके लिए सॉरी। और बाकी आप लोग बताना मुझे आपको समझ आया नहीं आया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। इससे हमें क्या होती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर वो लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। थैंक यू।